ये आई थिंक मेरा ही कनेक्टेड है इसमें। आई एम सॉरी, आई लॉस्ट, इंटरनेट कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। आई डिडंट शेयर प्रेजेंटेशन, सॉरी फॉर द डिस्ट्रप्शन। ठीक है, यू गाइस कैन हियर मी ऑलराइट। सो इज इट अ सिग्निफिकेंट पब्लिक हेल्थ इशू? ये हमारे पास एक सवाल उठता है कि क्या प्रेग्नेंट फीमेल्स में ओरल हेल्थ की केयर करना, क्या ये हमारे पास सिग्निफिकेंट हेल्थ इशू है? बहुत सारी स्टडीज ने, बहुत सारी रिसर्चेस ने ये चीज बताई है कि मदर की हेल्थ इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द अनबॉर्न या अबाउट टू बी बॉर्न चाइल्ड। उसकी हेल्थ, बच्चे की हेल्थ जो है, बच्चे की ओरल हेल्थ, बच्चे की ओवरऑल हेल्थ, मदर की ओरल हेल्थ और मदर की ओवरऑल हेल्थ से कनेक्टेड है। अब हमारी इस चीज को समझने के लिए हमें ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है उसमें हमारे पास क्या क्या चेंजेस आ रही होती हैं एक खातून की बॉडी में, और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। जाहिर है प्रेगनेंसी एक 9 मंथ्स का ड्यूरेशन है, जिसमें जिसको डिवाइड किया जाता है ट्राइमेस्टर्स में, यानी 3-3 महीनों में। तो पहले 3 महीने में पेशेंट को ज्यादातर जो खवातीन होती हैं उन्हें ये सिम्टम्स आते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो सिम्टम्स होते हैं थोड़े और बढ़ जाते हैं, जरूरी नहीं है सबको हो, लेकिन मेजोरिटी को होते हैं, ठीक है, कुछ को नहीं भी होते। इसी तरह थर्ड ट्राइमेस्टर में अपने कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो एक खातून महसूस कर रही होती है। बिकॉज ऑफ ऑल दीज सिम्टम्स, पेशेंट की प्रायोरिटी जो होती है वो उसकी उसका ब्लड प्रेशर होता है, उसकी डायबिटीज होती है, उसको फिटीग हो रही होती है। तो अनफॉर्चुनेटली जो ओरल हेल्थ है वो सबसे लास्ट प्रायोरिटी पे होती है, जिसकी वजह से अक्सर लोग इस चीज को इग्नोर कर देते हैं या इस चीज को इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते कि हमें डेंटल चेकअप कराना चाहिए, या अगर डेंटल को इश्यू हो रहा है तो उसको उसी टाइम हम डेंटिस्ट के पास जाएं और उसको एड्रेस करें। तो ज्यादातर हमारी नेशन में भी थोड़ा ये इशू है कि चीजों को डिले करते हैं। तो इसी तरह खवातीन जो प्रेग्नेंट होती हैं उनके भी माइंड में बहुत सारी ऐसी क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारी ऐसी मिथ्स होती हैं कि उन्हें लगता है कि कहीं डेंटल ट्रीटमेंट करवाएंगे तो कहीं बच्चे इफेक्ट ना हो जाए, या कोई प्रेगनेंसी पे जो है ना बुरा आउटकम उसका ना आए। हालांकि ओरल हेल्थ का अगर आप ख्याल नहीं रखेंगे तो उससे ज्यादा बुरे इफेक्ट्स आते हैं और प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो प्रेगनेंसी में अ, हमने इस ओरल हेल्थ केयर को क्यों इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि प्रेग्नेंट खातून को अपना डेंटल चेकअप, अपना रेगुलर डेंटल चेकअप, अपनी ओरल हेल्थ का इतना ख्याल क्यों रखना चाहिए? क्यों? क्योंकि इसके एडवर्स प्रेगनेंसी आउटकम्स हो सकते हैं। एडवर्स प्रेगनेंसी आउटकम से मुराद ये है कि बच्चा लो बर्थ वेट का पैदा हो सकता है, प्री टर्म लेबर हो सकता है, एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया तक हो सकते हैं। ये भी प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस हैं और ये रिपोर्ट की गई हैं कि जो खवातीन जिन्होंने अपनी ओरल हेल्थ को का ख्याल नहीं रखा, अपनी ओरल हेल्थ को इम्पोर्टेंस नहीं दी, उनमें ये कॉम्प्लिकेशंस, रिपोर्टेड कॉम्प्लिकेशंस हुई भी। सेकेंडली इसमें बच्चा जो है प्री मेच्योर पैदा हो सकता है, अर्ली चाइल्डहुड केरीज हो सकती हैं, यानी बच्चे के ही बचपन से दांतों को कीड़ा लगना जो है शुरू हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि मदर की ओरल हेल्थ कितना सिग्निफिकेंटली इफेक्ट कर सकती है बच्चे की हेल्थ को। इसके अलावा क्रॉनिक डिजीजेस हो सकती हैं। क्रॉनिक डिजीजेस में हार्ट की डिजीजेस, लंग की, लिवर की, बहुत सारी ऐसी डिजीजेस, इवन डायबिटीज मदर को भी हो सकती है और बच्चे को भी हो सकती है। तो ये इतना जरूरी क्यों है कि ओरल हेल्थ का हम इतना ख्याल रखें, और ओरल हेल्थ पे हम इतना एम्फेसाइज कर क्यों रहे हैं, और हमारे पूरे वेबिनार का जो मकसद है वो इसी के गिर्द रिवॉल्व करता है। सबसे पहले तो ये कि अगर ओवर जो इंसान की ओरल हेल्थ होती है वो आप उसकी ओवरऑल हेल्थ होती है बेसिकली, यानी आपकी ओरल हेल्थ आपकी जर्नल हेल्थ को, आपकी ओवरऑल हेल्थ को इफेक्ट करती है। अगर आप अपनी ओरल हेल्थ का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपकी ओवरऑल हेल्थ भी एडवर्सली इफेक्ट होगी। क्योंकि
आप अगर देखें तो आपकी जो ओरल कैविटी है दैट सपोर्टेड, ठीक है। सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे फंगस, बहुत सारे वायरसेस आपकी ओरल कैविटी में ऑलरेडी होते हैं, ठीक है। और फर्स्ट कांटेक्ट जो होता है, आप जो भी चीज खाते हैं वो आपकी ओरल कैविटी के साथ होता है। तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि ओरल कैविटी के थ्रू ही आपकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया भी जा रहा है, वायरस भी जा सकता है, फंगस भी जा सकता है। तो ओरल हेल्थ, गुड ओरल हेल्थ एंड कंट्रोल ऑफ ओरल डिजीजेस, वो क्या क्या कर सकती है? वो एक औरत की हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकती हैं इन मेनी वेज। उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ड्यूरिंग, बिफोर एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसके अलावा जो डिजीज ट्रांसफर पोटेंशियल होता है टू दी चाइल्ड फ्रॉम मदर, वो बहुत हद तक कम हो जाता है। तो ये आपके सामने कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं कि प्रेग्नेंट खवातीन में कितने हद तक ओरल डिजीजेस होती हैं। मैं आपको बताती चलूं कि अब तक जितनी भी स्टडीज हुई हैं स्पेसिफिकली पाकिस्तान में, वो बहुत लिमिटेड स्टडीज हुई हैं। और जितनी भी लिमिटेड स्टडीज हुई हैं उनमें भी ज्यादातर जो प्रेग्नेंट खवातीन हैं उन्होंने स्टडीज में हिस्सा नहीं लिया, और जिन्होंने लिया है वो भी ज्यादातर ऐसी हैं जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स के लिए हमेशा आती रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि 50% जो प्रेग्नेंट खवातीन है, ये जो अभी तक जितना डाटा कलेक्ट किया गया है पाकिस्तान की स्टडीज में, 50% हमारे पास प्रेग्नेंट खवातीन ओरल डिजीजेस के साथ आती है। ओरल डिजीजेस में सबसे ज्यादा कॉमन जिंजिवाइटिस और पेरियोडोंटाइटिस पाया गया है। हमारी ऑडियंस में काफी सारे लोग नॉन मेडिकल साइड के भी हैं। तो जिंजिवाइटिस और पेरियोडोंटाइटिस बेसिकली इन्फेक्शन होते हैं जो कि मसूड़ों के इन्फेक्शन होते हैं। और प्रेगनेंसी में ये बहुत एग्जैजरेटेड और बहुत सिवियर किस्म के होते हैं, जिसकी वजह से जब पेशेंट हमारे पास आता है तो उस पेशेंट की ट्रीटमेंट भी हमें बहुत ख्याल से करनी पड़ती है, गिवन द फैक्ट कि उसको बड़ी एग्रेसिव ट्रीटमेंट की जरूरत होती है उस पर। 5% प्रेग्नेंट फीमेल जो है वो हमारे पास प्रेगनेंसी ओरल ट्यूमर्स, जिन्हें पायोजेनिक ग्रेनुलोमा कहते हैं, और ये बहुत फ्रीक्वेंटली हमारे पास पेशेंट्स आती हैं। ये प्रेगनेंसी में जब पेशेंट की ओरल हाइजीन इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि जाहिर है स्केलिंग पॉलिशिंग का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे यहाँ के। रेगुलरली डेंटिस्ट के पास साल में एक मरतबा जाएं, स्केलिंग पॉलिशिंग करवाएं, अपना डेंटल चेकअप करवाएं, क्योंकि ये प्रैक्टिस हमारे यहाँ इतनी कॉमन नहीं है। तो इसकी वजह से बहुत सारी खवातीन की ओरल हाइजीन इज नॉट वेरी सेटिस्फैक्ट्री, जिसकी वजह से बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस उसकी बॉडी में हो रहे होते हैं और उनके बड़े इफेक्ट्स होते हैं मसूड़ों पर। और ये जो ओरल ट्यूमर्स बनते हैं खवातीन में, ये इसी वजह से बनते हैं, और ये काफी वैस्कुलर ट्यूमर्स होते हैं, यानी इनमें बहुत ब्लीडिंग होती है और बहुत सारी और प्रॉब्लम्स इसके साथ एसोसिएटेड होती है कि खवातीन खाना नहीं खा सक रही होती हैं, क्योंकि वो ट्यूमर दांतों में आ रहा होता है, बार बार ब्लीड कर रहा होता है। सेकेंडली, पेशेंट इतनी एंजाइटी में होती है कि उसे लगता है कि पता नहीं मुंह में क्या हो गया, क्योंकि ये जो ट्यूमर होता है काफी डेंजरस, आप समझे कि उसकी जो पिक्चर होती है बड़ी डेंजरस होती है। हालांकि ये ट्यूमर आराम से रिमूव हो जाता है, इसका कोई ऐसा इशू नहीं होता, लेकिन ये प्रेगनेंसी में 5% जो स्टडीज हुई हैं उनमें अभी तक रिपोर्ट किए गए हैं। तो कराची में एक स्टडी की गई थी और उसमें इन्होंने देखा था कि प्रेगनेंसी में सिर्फ 13% जो खवातीन हैं वो डेंटल सर्विसेज यूटिलाइजेशन करती हैं, यानी डेंटल सर्विसेज को यूटिलाइज करती थी। और ज्यादातर डेंटल ट्रीटमेंट क्यों नहीं ले सकती थी? बिकॉज ऑफ फाइनेंस, ठीक है। फाइनेंस, व्हाट आई बिलीव कि फाइनेंस की सेकंड है, सेकेंडरी होता है। जो सबसे प्राइमरी रीजन होता है वो है लैक ऑफ अवेयरनेस, दैट्स व्हाट आई पर्सनली फील, और जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में अब तक देखा है। एक और स्टडी में बताया गया कि 32% जो मदर्स थी, दे रिपोर्ट, जो रिपोर्ट आई थी उसमें ये बताया गया था कि दे अवॉइडेड द ट्रीटमेंट ड्यू टू द कॉस्ट, और हाफ ऑफ देम दे ओनली वेंट फॉर डेंटल कंसल्टेशन ऑन इमरजेंसी बेसिस। इमरजेंसी बेसिस, जैसे मैंने आपसे कहा कि प्रेगनेंसी में मामूली सा मामूली इन्फेक्शन भी बहुत सिवियर हो जाता है। तो ये स्टडी, इसमें कराची में एक और स्टडी की गई थी जिसमें बताया गया था कि बहुत सारे फैक्टर्स उन्होंने देखे, जिसमें ओरल हाइजीन का स्टेटस देखा था, प्लैक और कैलकुलस देखी गई, जिंजाइवल ब्लीड देखी ऑन प्रोबिंग, जिंजाइवल स्वेलिंग्स देखी, जनरलाइज स्वेलिंग देखी, एक्स्ट्रा ओरल स्वेलिंग देखी, कि कितने लोगों में थी कितने लोगों में नहीं थी। इसके अलावा और जो हमारे पास प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स थी उसमें लिमिटेड माउथ ओपनिंग,
एक्स्ट्रा ओरल स्वेलिंग्स, ये भी काफी रिपोर्ट की गई। तो ये सारी जितनी भी इसमें मेंशन्ड हैं, जो पेशेंट जिस कंप्लेन के साथ आता रहा है, वो ये सारी आपके पास कंप्लेंट्स इसमें मौजूद हैं। तो सॉरी, ये कनेक्शन हमारा लूज हो गया था। अगेन आई अपोलोजाइज फॉर दैट। आई होप आप लोगों को अब स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। तो इसमें हमारे पास खवातीन बहुत सारी जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स थी, उसमें लिमिटेड माउथ ओपनिंग, एक्स्ट्रा ओरल स्वेलिंग, सेंसिटिविटी। तो जो नॉर्मली भी पेशेंट्स हमारे पास जिन कंप्लेंट्स के साथ आते हैं, अगर वो प्रेगनेंसी में इन कंप्लेंट्स के साथ आए, तो इसकी एक तो कॉम्प्लिकेशन भी ज्यादा होती है, पेशेंट की जो इन्फेक्शन की सिविरिटी है वो भी बहुत ज्यादा होती है, और जो ट्रीटमेंट चैलेंजेस हैं वो भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ये एक और स्टडी की गई थी लाहौर में, जिसमें उन्होंने काफी सारे फैक्टर्स को स्टडी किया, जिसमें कि प्रेगनेंसी के दौरान कितनी ज्यादा खवातीन डेंटिस्ट को विजिट करती थी। तो इसमें 76% यानी 62% हमारे पास ऐसी खवातीन थी जो कि डेंटिस्ट के पास विजिट के लिए नहीं जाती थी, और 37% ऐसी खवातीन थी जो कि डेंटिस्ट के पास गई थी, और वो भी सिर्फ तब गई थी जब उनको उनकी सिचुएशन काफी एडवर्स हो गई थी, यानी काफी सिवियर इन्फेक्शन हो गया या कोई सिवियर स्वेलिंग हो गई, तब वो डेंटिस्ट के पास गई थी। तो इस पे और भी बहुत सारे उन्होंने हर्डल्स इनसे पूछे कि क्या, और भी बहुत सारे इन्होंने जो कंपोनेंट्स हैं वो पूछे पेशेंट से, इन द फॉर्म ऑफ परफॉर्मेंस इन्होंने पेशेंट से इंटरव्यू किया। फिर इवन इन्होंने ये पूछा गया कि कभी गायनेकोलॉजिस्ट ने उन्हें एडवाइस किया कि आप डेंटल चेकअप करवाएं। तो 91% पेशेंट्स का रिस्पॉन्स था कि नहीं, कभी भी उनको उनकी गायनेकोलॉजिस्ट ने डेंटल चेकअप के लिए एडवाइस नहीं किया। फिर इसमें इन्होंने एजुकेशन स्टेटस पेशेंट्स की स्टडी किए, फाइनेंशियल स्टेटस देखे, ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी देखा कि ज्यादातर खवातीन किस ट्राइमेस्टर में आ रही थी। तो उन्होंने अपनी स्टडी में देखा कि ज्यादातर थर्ड ट्राइमेस्टर की खवातीन थी जो कि डेंटिस्ट के पास आती थी, और वो भी डेफिनेटली किसी सिवियर इन्फेक्शन के साथ। फिर मजीद इसी स्टडी में इन्होंने ये देखा कि वर्किंग स्टेटस क्या था, फैमिली इनकम, बहुत सारे और इन्होंने जो स्टैटिस्टिक्स निकाली और बहुत सारे फैक्टर्स को इन्होंने इसमें स्टडी किया। फिर रावलपिंडी में एक स्टडी की गई, उसमें उन्होंने ये देखा कि पेशेंट से बहुत सारी चीजें उन्होंने पूछी, जैसे सेल्फ परसीव ओरल हेल्थ स्टेटस, यानी पेशेंट खुद अपनी ओरल हेल्थ के बारे में क्या जानता है या क्या समझता है। तो बहुत सारी खवातीन जो थी उनको था कि जो सेल्फ परसीव थी कि उनकी जो है ओरल हाइजीन बहुत अच्छी है, लेकिन जब उनको चेक किया गया तो उसमें पता चला कि भाई उनकी जैसा उनको लग रहा है ऐसा नहीं है। फिर उनके काफी सारे और क्वेश्चन थे कि क्या उन्होंने पहले कभी कोई डेंटल ट्रीटमेंट करवाई है, कभी क्या ये उनका पहला विजिट है, या अगर वो लास्ट टाइम अपने किसी डेंटिस्ट के पास गए थे तो उनसे उन्होंने क्या ट्रीटमेंट ली, किस लिए ट्रीटमेंट ली। फिर इसमें इन्होंने काफी सारी ओरल हेल्थ रिलेटेड नॉलेज ऑफ द पार्टिसिपेंट, यानी नॉलेज पार्टिसिपेंट को कितनी नॉलेज है ओरल हेल्थ से रिलेटेड, कि उसे कितने टाइम फ्लॉसिंग करनी चाहिए, रेगुलर डेंटल चेकअप कब करवाना चाहिए, जो प्रेग्नेंट वुमेन है अगर वो इमरजेंसी सिचुएशन में डेंटल ट्रीटमेंट लेने आई हैं तो किस उससे आई थी। तो उन्होंने ये सारी चीजें, ये सारे फैक्टर्स काफी सारे इन्होंने इस पर स्टडी किए। तो ये जितनी भी स्टडीज अब तक हुई हैं, और इनकी अगर मैं आपको समरी बताऊं, तो बेसिकली जो स्टैट्स हैं वो आ, बड़े हार्ट ब्रेकिंग है, दे आर नॉट वेरी प्रॉमिसिंग। एक तो ये कि ज्यादातर लोग दे लैक दी अवेयरनेस कि उन्हें अपनी ओरल हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। पहली बात तो ये इस फैक्ट को लेके, ये एक प्राइमरी चीज है, ओरल हेल्थ का ख्याल रखना इज 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 अ प्राइमरी नीड। लेकिन लोग अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट अवेयर, अपनी ओरल हेल्थ का उन्होंने ख्याल रखना है, इस फैक्ट से ही वो अवेयर नहीं। सेकेंडली, जितने भी ये स्टडीज की गई हैं ये बहुत लिमिटेड
टाइम के लिए की गई हैं, बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ पेशेंट्स भी की गई हैं, जिसकी वजह से हमारे पास डेटा बहुत लिमिटेड है। अभी भी हमारे पास बहुत बड़ा गैप है जिसको फिल करना है विद रिसर्च, विद स्टडीज, विद कंडक्टिंग दीज अवेयरनेस कैंपेन्स। फिर ये एक और स्टडी थी, उसमें भी इन्होंने यही चीजें काफी सारे फैक्टर्स देखे कि ईज ऑफ एक्सेसिंग डेंटल केयर कितनी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, गायनेकोलॉजिस्ट का की एडवाइस क्या थी रिगार्डिंग ओरल हेल्थ, और बहुत सारी चीजें कि गायनेकोलॉजिस्ट ने कभी ओरल हेल्थ से रिलेटेड उनसे क्वेश्चन किए, या कभी उन्होंने खुद कभी कोई डेंटल एडवाइस ऑफर की, या कोई डेंटल प्रोडक्ट अपने पेशेंट को दिया। तो रिजल्ट वर नॉट प्रॉमिसिंग। ज्यादातर पेशेंट्स का आंसर यही था कि नहीं, उन्हें कभी भी उनकी गायनेकोलॉजिस्ट ने ना ही कभी इंकरेज किया है, ना ही कभी एडवाइस की है, और ना ही कभी कमेंट किया है। फिर ये भी इन्होंने काफी सारी इन्होंने ये एक OHIP स्कोर होता है और स्टडी पॉपुलेशन में देखा था, तो इसके भी इन्होंने काफी सारे रिजल्ट्स निकाले थे। तो जब इतनी सारी प्रॉब्लम हमारे पास एग्जिस्ट करती है तो व्हाई इज दिस हेजिटेशन, यानी ये खवातीन क्यों अपनी डेंटल ट्रीटमेंट के लिए, डेंटल केयर का इतना ख्याल नहीं रखती हैं या नहीं रख पाती, या डेंटिस्ट को विजिट नहीं कर पाती? क्या हेजिटेशन है? तो सबसे पहले तो हमारे पास देखिए लैक ऑफ अवेयरनेस। मैंने जैसे पहले कहा कि लैक ऑफ अवेयरनेस नॉट ओनली ऑन द पार्ट ऑफ पेशेंट बट ऑन द पार्ट ऑफ डॉक्टर एज वेल। यानी जो मैटरनल हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हो गई, मिडवाइफ्स हो गई, वो भी इतनी अवेयर नहीं है। ठीक है। सेकंड, हमारे पास ऑब्स्टेट्रिक, जो हमारे पास गायनेकोलॉजी की जो ट्रीटमेंट करती हैं, जो मैटरनल हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, वो पेशेंट को इंकरेज नहीं करते कि भाई आपको जरूरत है इस वक्त डेंटल चेकअप की, या इवन हेलिटोसिस यानी बैड ब्रेथ आ रही है तो आप डेंटिस्ट को दिखाएं। बल्कि वो खुद मास्क पहन लेंगे, पेशेंट को नहीं कहेंगे कि आप डेंटिस्ट के पास जाएं। तो डेंटिस्ट को रेफरल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा रीजन क्यों नहीं खवातीन ट्रीटमेंट करवा सकती, बिकॉज ऑफ डेफिनेटली डेफिनेटली फाइनेंशियल जो हमारे पास कंस्ट्रेंट्स हैं। ठीक है, डेंटल ट्रीटमेंट्स दे आर ग्लोबली वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, लेकिन हमारे पास देखिए अब डेंटल सर्विसेज हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल। ठीक है, अगर आप डेंटल ट्रीटमेंट नहीं तो कम से कम डेंटल चेकअप तो करवा सकते हैं, आप डेंटल चेकअप करवाएं। ट्रीटमेंट्स आपको प्राइवेटली अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन रूटीन का जो डेंटल या ओरल हेल्थ चेकअप है वो लाजमी करवाएं। आई डोंट थिंक सो कि पब्लिक हॉस्पिटल्स में इट कॉस्ट लॉट। सेकेंडली, जो हमारे पास विमेन है वो उनको जेस्टेशनल डायबिटीज, जो कि अक्सर शुगर लेवल खवातीन का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी काफी बढ़ जाता है, तो खवातीन उसको लेकर, या उनका जो ब्लड प्रेशर होता है वो भी हाई रहता है। तो खवातीन के लिए ये जो इश्यूज होते हैं ज्यादा बड़े होते हैं कि, और ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एज कम्पेयर टू वो अपनी ओरल हेल्थ का ख्याल रखें। उसको ज्यादा टेंशन इसी चीज की होती है कि मेरा शुगर क्यों नहीं नॉर्मल हो रहा, मेरा ब्लड प्रेशर क्यों नहीं नॉर्मल हो रहा, जबकि आपकी ओरल हेल्थ, आपके जो दांतों की सिचुएशन है वो भी इनसे कनेक्टेड है। तो स्पेशल ओरल नीड्स जो है वो क्या होती हैं प्रेगनेंसी में, उन्हें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है प्रेग्नेंट खवतीन, उनकी अपनी स्पेशल ओरल नीड्स हैं। वाई? बिकॉज ऑफ हार्मोनल फ्लक्चुएशन। जो खवतीन में हॉर्मोन्स होते हैं जैसे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इनका एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है ऑन द ओरल कैविटी। और प्रेग्नेंट women, because of these hormones, they are more vulnerable to oral diseases। ठीक है। और पीरियोडोंटल डिजीजेस क्या होती हैं कि पीरियोडोंटल डिजीजेस सबसे ज्यादा पाई जाती हैं खवातीन में, जिसकी वजह से दांत लूज होना शुरू हो जाते हैं। और मैंने आपसे जैसे ही कहा कि हमारे पास बहुत सारी स्टडीज ऐसी की गई हैं जिसमें ये बताया गया है कि they have found positive relation between periodontal diseases and adverse pregnancy outcomes, जिसमें लो बर्थ वेट आता है, प्री टर्म बर्थ आती है, प्री एक्लेम्सिया, इवन मिस कैरेजेस एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर्स। ये सारी रिपोर्ट की गई हैं ग्लोबली, जो हमारे पास रिसर्च हुई है कि जितनी भी पीरियोडोंटल डिजीजेस हैं वो इन एडवर्स आउटकम्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड।
तो ये जानना बड़ा जरूरी है कि जो हॉर्मोन्स हैं उनका क्या रोल होता है एक खातून की बॉडी में। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप ये समझ लें कि औरत की बॉडी का हर इंच इफेक्ट हो रहा होता है। ना सिर्फ उसकी बॉडी इफेक्ट हो रही थी, बल्कि उसके उसकी ओरल कैविटी में भी बहुत चेंजेस आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो ओरल म्यूकोजा होता है, जो ओरल लाइनिंग होती है, उसमें इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस, इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और प्रेगनेंसी में जाहिर सी बात है, पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम है वो भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा इन्फेक्शन कैरी कर सकती है, कैच कर सकती है। ठीक है। पेशेंट की डाइट भी कुछ इस तरह की होती है कि उसमें प्लैक का बनना, उसमें कैलकुलस का बनना, और जाहिर सी बात है पेशेंट को हार्ट बर्न काफी हो रहा था बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग साइज ऑफ द यूट्रस। तो उसमें पेशेंट को जर्ट की प्रॉब्लम ज्यादा होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उसका अपना डेंटल डिके शुरू हो जाता है, यानी उसके अपने दांत डिके होना शुरू हो जाते हैं, या आम अल्फाज में दांतों को कीड़ा लगना शुरू हो जाता है। तो इन सब प्रॉब्लम्स को ट्रीट किया जा सकता है सही टाइम पर, सही वक्त पर। ठीक है। इसके अलावा इंक्रीज लेवल्स प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के की वजह से जो ओरल लाइनिंग होती है मुंह की, उसमें सूजन होना, उसमें सोजिश होना, उसमें उसमें से खून आना, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन का ज्यादा होना, ये सारी चीजें हमारे हॉर्मोन्स के साथ रिलेटेड है। और प्रेगनेंसी में इसी वजह से आप देखते हैं कि जो जब मामूली डेंटल इन्फेक्शन भी बहुत सिवियर किस्म बहुत सिवियर पिक्चर के साथ पेशेंट प्रेजेंट होता है आपके पास। तो डेंटल हेल्थ जो है प्रेग्नेंट वुमेन की, वो ना सिर्फ मदर की अपनी हेल्थ को इफेक्ट करती है, बल्कि वो बच्चे की हेल्थ को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। और WHO ने ये सारी जितनी डिजीजेज हैं इनके इनको एसोसिएटेड किया है प्रेगनेंसी के साथ, यानी कि इन सब का प्रेगनेंसी पे के दौरान बहुत बुरे असरात पड़ते हैं। तो इसीलिए WHO का बहुत एम्फेसाइज है इस चीज पे कि गुड मैटरनल हेल्थ इज सर्टेनली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स इन लोअरिंग रेट ऑफ प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, यानी अगर एक खातून अपनी ओरल हेल्थ का ख्याल रखेगी तो उसकी प्रेगनेंसी रिलेटेड जो आउटकम्स हैं और जो प्रेगनेंसी रिलेटेड एडवर्स आउटकम्स हैं उनको भी कम किया जा सकता है। तो हाउ टू प्रिवेंट ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं जो एक खातून की बॉडी में ड्यू टू वेरियस रीजंस, उसके जो दांतों में इफेक्ट हो रहा है, उसकी ओरल हेल्थ इफेक्ट हो रही है, उसकी जनरल हेल्थ इफेक्ट हो रही है, तो हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन इज द की। आप कोई भी चीज करते हैं तो आपको ट्रीटमेंट से ज्यादा प्रिवेंशन पे पहले फोकस करना चाहिए। और हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? प्रिवेंट हम कर सकते हैं बाय एजुकेटिंग, बाय काउंसलिंग, बाय मोटिवेट। ठीक है। यानी हम पेशेंट को इम्पोर्टेंस बताएं कि ओरल हेल्थ, गुड ओरल हेल्थ को कैसे मेंटेन किया जाता है, कैसे पहले तो कैसे अचीव किया जाता है, और फिर उसे कैसे मेंटेन किया जाता है। इस हवाले से हमें प्रेग्नेंट खवातीन को तो एजुकेट करना ही करना है। हमें जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं या जो मेटरनल हेल्थ प्रोवाइडर्स हैं या मिडवाइफ्स हैं, इन्हें भी एजुकेट करना है, साथ साथ इन्हें भी काउंसिल करना है। और हमारे वेबिनार का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इसीलिए भी हमने कंस्ट्रक्ट किया कि भाई हम अपनी जो गायनेकोलॉजिस्ट कॉलीग्स हैं उन्हें भी रिक्वेस्ट करें कि आपके पास जो भी पेशेंट आती हैं आप उन्हें एक रेगुलर डेंटल चेकअप के लिए लाजमी रेफर करें। चाहे आप प्राइवेट प्रैक्टिस में हैं, चाहे आप हॉस्पिटल में हैं, आप अपनी पेशेंट को कि सिर्फ गायनी की हेल्थ से रिलेटेड उसका ख्याल ना रखें, उसकी ओवरऑल हेल्थ का ख्याल रखें, और डेंटिस्ट को लाजमी रेफर करें। इसके अलावा हमें अपने फेलो डेंटिस्ट जो भी ओरल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उन्हें भी एजुकेट करना है, और उन्हें भी ये चीज बतानी है कि वो अपने पेशेंट्स को काउंसल करें और मोटिवेट करें, और प्रोवाइड करें क्या, रेफरल टू डेंटल स्पेशलिस्ट। ठीक है। अगर तो गायनेकोलॉजिस्ट को चाहिए कि वो डेंटल जो डेंटिस्ट हैं, जनरल डेंटिस्ट हैं, उनको रेफर करें। ठीक है। बहुत सारी चीजें प्रिवेंट की जा सकती हैं
जिस तरह डेंटल केरीज हो गई, फिलिंग कर सकते हैं, आरसीटी कर सकते हैं, स्केलिंग कर सकते हैं। एक जो हमारे जनरल डेंटल प्रोसीजर्स होते हैं, उनसे हम बहुत सारी डेंटल प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, आपके पास जब पेशेंट लेट प्रेगनेंसी में प्रेजेंट करता है और सिवियर इन्फेक्शन के साथ प्रेजेंट करता है, तो फिर डेंटिस्ट को चाहिए कि वो डेंटल जो जनरल डेंटिस्ट है वो डेंटिस्ट स्पेशलिस्ट को भी, और ज्यादातर ऐसा ही होता है, वो मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स को ही रेफर करते हैं, क्योंकि तब पेशेंट के को ट्रीट करना इज अ ह्यूज ह्यूज चैलेंज फॉर अस। इसके अलावा डेंटिस्ट को चाहिए कि वो प्रिवेंटिव ओरल हेल्थ केयर ये कि वो पेशेंट को पहले से बताएं कि उनको स्केलिंग की जरूरत है, तो दे शुड गो अंडरगो द प्रोसीजर ऑफ स्केलिंग। अगर उन्हें फ्लोराइड की जरूरत है तो आप फ्लोराइड लगाएं। कोई ऐसा दांत है जिसमें डिके है, फिलिंग की जरूरत है, गो फॉर फिलिंग। अगर तो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले पेशेंट आपके पास आता है एंड यू सी कि दे आर इम्पेक्टेड विजडम टूथ प्रेजेंट इन द माउथ, अगर तो आप खुद इतने एक्सपर्ट हैं निकाल सकते हैं, गो फॉर इट। लेकिन अगर आप खुद नहीं निकाल सकते, रेफर दैट पेशेंट टू मैक्सिलोफेशियल सर्जन और एनी अदर स्पेशलिस्ट कि वो उस प्रॉब्लम को ऑन द स्पॉट ट्रीट करें। थिर्डली, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल माय डेंटल कॉलीग्स कि आप लोग अपनी ट्रीटमेंट्स को अफोर्डेबल, एक्सेसिबल एंड अवेलेबल, ठीक है। अफोर्डेबल से मुराद ये कि ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल चार्ज नहीं करेंगे, यू शुड चार्ज, बट उसको आप इतना इतना चार्ज करें कि पेशेंट उसको अफोर्ड कर सके, ठीक है। यानी पेशेंट को ट्रीटमेंट कराने से पहले ये ना सोचना पड़े कि अब उसे अपनी किडनी निकालनी पड़े, ऐसा नहीं, ठीक है। पेशेंट शुड बी इन अ पोजिशन टू अफोर्ड दैट ट्रीटमेंट। बहुत सारे ऐसे कॉलीग्स हैं जो इनकी ट्रीटमेंट आउट ऑफ रीच, ठीक है। तो क्योंकि हमने जो स्टडी देखी है, जितनी स्टडीज मैंने अभी तक देखी हैं, उनमें अफोर्डेबिलिटी इज टॉप मोस्ट रीजन जिसकी वजह से पेशेंट्स डरते हैं डेंटिस्ट के पास जाने से। सेकेंडली, आप अपने क्लिनिक्स को इतना इक्विप बनाएं कि आपके पास सारी ट्रीटमेंट्स एक्सेसिबल हों, आपके पास अवेलेबल हों और पेशेंट के लिए भी एक्सेसिबल हो, ठीक है। जहां पे पॉसिबल हो सकता है आप पेशेंट को टेलीमेडिसिन करें, जिस तरह ऑनलाइन आप उनको कंसल्टेशन दे रहे हैं, उन नजदीक अगर आपका क्लिनिक दूर है तो दूसरे कॉलीग को रेफर कर दें। तो दैट्स हाउ मेक दीज ट्रीटमेंट एक्सेसिबल फॉर योर पेशेंट। और थर्डली, वही जिस तरह मैंने बात की कि अपने क्लिनिक को आप वेल इक्विप बनाएं कि आपके पास इमरजेंसी की चीजें होनी चाहिए, इमरजेंसी ट्रीटमेंट आप पेशेंट को दे सकें। कोई भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन अराइज हो जाए तो आप अपने पेशेंट को, यू शुड बी एबल टू एटलीस्ट गिव फर्स्ट एड टू योर पेशेंट, ठीक है, ताकि आपके पेशेंट की जान बच जाए। तो हमारे पास बहुत सारी मिथ्स होती हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड, जिस तरह कहा जाता है कि इट्स नॉट सेफ फॉर द बेबी, ठीक है। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। women should not fear any dental intervention during pregnancy, ठीक है। रूटीन डेंटल जो प्रोसीजर्स हैं, दे आर नॉट हार्मफुल फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन, जिसमें रूटीन डेंटल चेकअप्स आते हैं, स्केलिंग आती हैं, फिलिंग्स आती हैं, आरसीटी रूट कैनाल ट्रीटमेंट जिसको कहते हैं, कोई भी प्रोसीजर्स है पेशेंट लगवाना चाहती हैं वो लगवा सकती हैं, और माइनर एक्सट्रैक्शन भी किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मिथ है ना कि ओरल ट्रीटमेंट या डेंटल ट्रीटमेंट शुड बी अवॉइडेड इन प्रेगनेंसी, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आप प्रेगनेंसी के दौरान भी ये ट्रीटमेंट सेफली करवा सकते हैं। और अगर आप देखें, निग्लेक्ट करेंगे अपनी ओरल हाइजीन को, अगर आप अपने डेंटिस्ट के पास नहीं जाएंगे, रेगुलर डेंटल चेकअप्स नहीं करवाएंगे, तो एक मामूली डेंटल इन्फेक्शन हमारे पास अक्सर इन फीचर्स के साथ प्रेजेंट होता है। और फिर जैसे मैंने कहा कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट करना, बिकॉज हम हर मेडिसिन नहीं दे सकते प्रेग्नेंट खातून में, हर तरह की इंटरवेंशन हम इजीली नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बैरियर्स आ गए। तो इस नौबत को हमने रोकना है। तो व्हाट इज द सेफ टाइम टू कैरी आउट ट्रीटमेंट्स? तो बेस्ट टाइम तो होता है बिफोर कंसेप्शन, ठीक है। बट जो सेफेस्ट टाइम हमारे पास कंसिडर किया गया है, दैट इज एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर टिल द स्टार्ट ऑफ थर्ड ट्राइमेस्टर, यानी uh, आपके पास 4 से जो 6 महीने का टाइम है प्रेगनेंसी का, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स मंथ, इट इज कंसिडर्ड एज द सेफेस्ट टाइम पीरियड जिसमें आप कोई भी डेंटल ट्रीटमेंट ले सकते हैं।
फिर हमारे पास एक और प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं इवन डेंटिस्ट के माइंड में भी, कि डेंटल एक्सरे किस हद तक वो डेंजरस होता है, या वो कितना इफेक्ट करता है मदर की हेल्थ को या फीटस की हेल्थ को। तो डेंटल एक्सरे तो देखिए हम अपने क्लिनिक्स में करते हैं, जो पेरिएपिकल एक्सरेज होते हैं, इवन ओपीजी भी हम करते हैं, तो बहुत माइक्रो गायराए उनकी हमारे पास रेडिएशन होती हैं, और ये नेग्लिजिबल होती हैं। इसमें फीटल रिस्क बहुत बहुत कम होता है। वैसे तो हम ये डिस्करेज करते हैं कि आप एक्सरे सिर्फ हस्बे जरूरत करें, इवन नॉर्मल पेशेंट में भी। अनड्यू एक्सरे को किसी पेशेंट को भी आप एक्सपोज मत करें। लेकिन हाँ, जहां आपको लगता है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप एक्सरे कर सकते हैं, और इवन इन प्रेगनेंसी आप डेंटल एक्सरे सेफली कर सकते हैं। इवन ओपीजी भी की जा सकती है सेफली। उसका कोई अ, अ, ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है, बिकॉज बहुत नेग्लिजिबल हमारे पास इसकी रेडिएशन होती हैं। और बस ये है कि आपने कोशिश ये करनी है, मैं डेंटिस्ट से ये मुखातिब होकर कह रही हूँ, कि आप लोग कोशिश ये कीजिएगा कि जहां तक हो सकता है अवॉइड करें। बट वेर यू फील कि नहीं, हमें पेरिएपिकल करा लेना चाहिए, जरूरी है, तो देन गो फॉर, आप सेफली एक्सरे कर सकते हैं। इवन ओपीजी भी की जा सकती है। बहुत सारी मेडिकेशन जो हैं, ऑब्वियसली प्रेगनेंसी में एक और चीज मैं डेंटल एक्सरे में आपको चीज बताना जो मुझे बतानी है वो ये है कि प्रोटेक्टिव मेजर जरूर करें। जब आप एक्सरे लेती हैं तो पेशेंट को लेड शील्ड पहना दें, जो थायराइड शील्ड होती है वो पहना दें, ठीक है। इसके अलावा आप देखते हैं कि एक्सरे के आगे रेक्टेंगुलर जो कॉलीमेटर्स मिलते हैं, ये लगा लिया करें। इससे ये होता है कि आपके पास जो एक्सपोजर होता है फील्ड का वो कम होता है, ठीक है। तो आपके पास एक्सरे बहुत ज्यादा डिसिपेट नहीं करती। तो ये चीज आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि आप ये प्रिवेंटिव मेजर्स भी जरूर लें, और पेशेंट को लेड शील्ड जरूर पहनाएं। फिर मेडिकेशन इन प्रेगनेंसी। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि जब पेशेंट हमारे पास इन्फेक्शन के साथ आता है, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि हम उस डेंटल इन्फेक्शन को कैसे ट्रीट करें, क्योंकि हम हर तरह की मेडिसिन तो पेशेंट को दे नहीं सकते। तो इसमें कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो कि दे आर सेफ टू यूज, ठीक है, कुछ ट्राइमेस्टर के हिसाब से हैं, कुछ किसी सारे ट्राइमेस्टर में सेफ होती हैं। यूजुअली तो हम पेशेंट को डिस्करेज करते हैं कि किसी भी किस्म की मेडिसिन आप प्रेगनेंसी में ना लें, अनटिल अनलेस आपकी जरूरत बन जाए और अब आपको इतना पेन हो रहा है, आपने पैरासीटामोल लेनी ही लेनी है, देन यू कैन टेक दैट। लेकिन वैसे अवॉइड करें, बेहतर यही होता है कि हर तरह की मेडिसिन अवॉइड करें। तो बाकी जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं और वो जब थर्ड ट्राइमेस्टर में होते हैं, फेशियल स्पेस इन्फेक्शन के साथ आए होते हैं, दांत का इन्फेक्शन मसल में पहुंचा हुआ है, तो फिर हमें उसको ट्रीट करने के लिए मेडिसिन देनी पड़ती है, क्योंकि जाहिर है फिर हमें वे बैलेंस करना होता है कि क्या चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। थेरेप्यूटिक जो ड्रग्स हैं, उनकी जरूरत हमें है या नहीं, ये फिर हम उस टाइम डिसाइड करते हैं। तो टेक होम मैसेज हमारे पास इसमें क्या आता है कि प्रेगनेंसी जो है बेसिकली इट्स अ डायनामिक कंडीशन, एंड इट इफेक्ट्स एवरी इंच ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग द ओरल कैविटी। आपने ओरल कैविटी को अपनी बॉडी से अलग नहीं समझना, ठीक है। ये याद रखिए, हमारे पास, मैं अक्सर अपने पेशेंट से भी कहती हूँ, और हम ऐसा अक्सर ऐसा मजाक करते भी हैं, कि देखिए हमारे पास पेशेंट चल के आता है, दांत चल के नहीं आते। तो आप ये मत समझे कि बीइंग ए डेंटिस्ट हम सिर्फ ओरल कैविटी जो है ना, बस उसका हमें तभी ख्याल रखना है जब हमें जरूरत हो, अदरवाइज तो जरूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ओरल कैविटी आपकी बॉडी का हिस्सा है, और उसका ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है जितना ओवरऑल बॉडी का। रेगुलर डेंटल चेकअप वंस ईयर, ये हर बंदे के लिए इट इज मैंडेटरी, कि आपके पास, आपने साल में एक मरतबा डेंटल चेकअप लाजमी कराना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपको जरूरत है या नहीं, या दांत में दर्द है या नहीं। क्योंकि पेशेंट को तो यही लगता है कि मैंने तो जी, मुझे तो जरूरत ही नहीं। जब तक हमारे पास मरीज पहुंचता है तब तक वो बहुत डैमेज कर चुका होता है अपने दांतों को। थर्ड, रोल ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट एंड डेंटिस्ट इन एजुकेटिंग एंड मोटिवेटिंग प्रेग्नेंट वुमेन। ये दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस इंटायर वेबिनार। ये जो एक लाइन है, ये हमारे इस वेबिनार की बेसिस है बेसिकली। क्योंकि जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनका रोल कितना इंपॉर्टेंट है, और डेंटिस्ट का, कि वो प्रेग्नेंट खातून को, आपको नहीं पता आप कितना बड़ा फेवर कर रहे हैं पेशेंट्स के साथ, जस्ट बाय
एजुकेटिंग देम कि आप भी डेंटल चेकअप करवा लें। बेसिक डेंटल ट्रीटमेंट सेफ होती हैं फॉर द मदर एंड द बेबी। ठीक है, ये मिथ खत्म हो चुकी है। So now we'll move to our question and answer session. आई होप आप लोगों ने स्मूथली सारी प्रेजेंटेशन देखी होगी। तो आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो यू कैन आस्क इन दी चैट। आप लोग चैट बॉक्स में अपने मैसेजेस लिख सकते हैं। ओके, सो वी हैव अ क्वेश्चन, व्हिच इज द बेस्ट टाइम और ट्राइमेस्टर फॉर आरसीटी। आप देखिए, आरसीटी वैसे तो डेंटल ट्रीटमेंट सेकेंड ट्राइमेस्टर इज कंसिडर्ड एज द सेफेस्ट टाइम। ठीक है, तो आरसीटी अगर आप प्रोफाइलेक्टिक कर रही हैं आरसीटी, तो प्रोफाइलेक्टिक आरसीटी इट्स बेटर टू डू इट बिफोर कंसेप्शन। ठीक है, बिफोर प्रेगनेंसी। आप अगर पेशेंट आपके पास आ चुका है तो सेकेंड ट्राइमेस्टर इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट टाइम। कभी कभी पेशेंट आते हैं वो एक्सेसिव पेन के साथ आते हैं और वो आपके पास थर्ड ट्राइमेस्टर में आ जाते हैं। और फिर उस टाइम ये होता है कि आपने ओपनिंग करनी होती है, इमरजेंसी ओपनिंग आप कर सकते हैं टू रिलीव द पेन। ठीक है, और फिर आप आरसीटी को बाद में कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप सेकेंड ट्राइमेस्टर इज दी सेफेस्ट टाइम। If patient came to dental clinic for extraction, which trimester is safe for the dental? ओके, पेशेंट अगर आपके पास एक्सट्रैक्शन के लिए आता है तो ट्राइमेस्टर के हिसाब से देखिए, मैंने आपको बताया सेकेंड ट्राइमेस्टर इज कंसिडर्ड एज द सेफेस्ट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनोजेनेसिस कंप्लीट हो चुकी होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर से, बच्चे के ऑर्गन्स बन चुके होते हैं ज्यादातर। तो इस वजह से हमारे पास जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है, यानी फोर्थ मंथ, फिफ्थ मंथ, सिक्स मंथ, दे आर कंसिडर्ड एज द सेफेस्ट टाइम फॉर एक्सट्रैक्शन। ठीक है। हाँ, अगर आपके पास पेशेंट लेट ट्राइमेस्टर में प्रेजेंट हुआ है और सिवियर पेन है, सिवियर इन्फेक्शन है, तो इफ यू आर ए जनरल डेंटिस्ट तो आप उसको रेफर कर दें टू मैक्सिलो पेशेंट। ठीक है, टू अ स्पेशलिस्ट, सो दैट वो फिर पेशेंट को आईवी एंटीबायोटिक्स देकर और इंसिजन ड्रेनेज करके और दांत को निकाल कर वो फिर अपने हिसाब से कर लेते हैं। ठीक है, तो वैसे सेकेंड ट्राइमेस्टर इज द सेफेस्ट टाइम। Can we do RCT and extractions in first and last trimester? Only if it is emergency. ठीक है, only if this is emergency. Otherwise, always go for second trimester. ठीक है, क्योंकि ज्यादातर स्टडीज में ज्यादा रिसर्च जितनी हुई है and जो established फैक्ट हो गया है, दैट इज ये जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है, मीनिंग फोर्थ मंथ, फिफ्थ मंथ, सिक्स मंथ, दे आर कंसिडर्ड एज द सेम। आरसीटी एंड एक्सट्रैक्शंस आप फर्स्ट और लास्ट ट्राइमेस्टर में सिर्फ इमरजेंसी बेसिस पे कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर बहुत आपको जरूरत है। हाँ, इसमें आपने ये ख्याल रखना है कि लास्ट ट्राइमेस्टर में पेशेंट की पोजीशन का ख्याल रखना है। आपने बहुत देर तक पेशेंट को लिटाई नहीं रखना, बहुत देर तक आपने पेशेंट को बिठाई नहीं रखना डेंटल चेयर। ठीक है, तो आपने मेक श्योर करना है कि पेशेंट जो है वो थोड़ी मूव करती रहे। अदरवाइज सेकेंड ट्राइमेस्टर में सेफेस्ट पोजीशन ऑफ प्रेग्नेंट लेडी ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑन डेंटल यूनिट। सेफेस्ट पोजीशन जो होती है, देखिए पेशेंट की पहले तो आपको पेशेंट खुद बताता है कि वो कितना जो है कंफर्टेबल बैठा हुआ है आपकी चेयर में। यूजुअली सेमी रिक्लाइन पोजीशन इज द बेस्ट पोजीशन। ठीक है, आपने पेशेंट को बहुत नहीं लेटाना है। ठीक है, और बहुत देर तक नहीं। मेक श्योर करें कि इनकी जो ट्रीटमेंट है दैट शुड बी वेरी, जिसे कहते हैं ना, आपने ब्रीफ रखनी है। ट्रीटमेंट को बहुत लंबा नहीं, नॉट मोर देन 35 to 40 मिनट्स। ठीक है ना, आपने पेशेंट को बिठाना भी है, थोड़ा चलाना भी है। ठीक है, तो उसको बहुत टाइम तक चेयर पे बिठाना नहीं। तो सेमी रिक्लाइन पोजिशन इज द बेस्ट पोजिशन, यूजली पेशेंट आपको खुद भी बता देती है। एक्सट्रैक्शन के बारे में, सॉरी, आपने क्या पूछना चाह रहे हैं कि एक्सट्रैक्शन कब करनी चाहिए? तो आपने एक्सट्रैक्शन जो है,
मैंने आपको बताया सेकेंड ट्राइमेस्टर इज द बेस्ट ट्राइमेस्टर, ठीक हो गया। फर्स्ट और लास्ट ट्राइमेस्टर में अगर तो इमरजेंसी में आपने एक्सट्रैक्शन करनी है तो मेक श्योर करें पहले तो आप खुद ना करें, उन्हें रेफर कर दें, ठीक हो गया है। अपने मैक्सिलोफेशियल सर्जन को रेफर कर दें ताकि वो उसको ट्रीट करे। आपके पास अगर वो आता है, जितना आप डेफर कर सकते हैं तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप उसको करें, और अगर वो थर्ड ट्राइमेस्टर में आ गई है पेशेंट तो आप उसकी ओपनिंग कर दे दांत की बेशक, और एक्सट्रैक्शन आफ्टर लेबर करें। हाउ अबाउट द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉर प्रेगनेंसी एसोसिएटेड गिंजिविटिस इन थर्ड ट्राइमेस्टर। देखिए थर्ड ट्राइमेस्टर में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो होती है पेशेंट की पोजीशन, ठीक है। तो आपने पेशेंट की पोजीशनिंग और टाइमिंग ऑफ द ट्रीटमेंट वो बहुत ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, टाइमिंग ऑफ योर ट्रीटमेंट। सेकेंडली पेशेंट की पोजीशन बहुत ज्यादा लेटी भी नहीं, बहुत सुपाइन पोजीशन नहीं होनी चाहिए, शुड बी सेमी रिक्लाइन। एंड आपने पेशेंट से वही एंजाइटी डिटेक्शन प्रोटोकॉल करना है कि पेशेंट से बात करते रहने, पेशेंट आपको खुद भी बताती रहेंगी, ठीक है। बहुत राइट साइड पे पेशेंट को नहीं करना है बिकॉज आपको पता है वीनस कंजेशन हो सकती है। तो आपने बाकी प्रोटोकॉल जो है जिंजिवाइटिस का नॉर्मली करना है। ओरल हेल्थ जो प्रोसीजर्स हैं, ओरल हाइजीन की जितनी टेक्निक्स हैं आपने वही मेजर्स देने हैं। क्लोरहेक्सिडीन के जो है आपने माउथ वॉश, लेकिन कोशिश करें कि लोकली उसको अप्लाई करें, ठीक है, बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में नहीं। बाकी स्केलिंग पॉलिशिंग भी आप कर सकते हैं, इस पे कोई ऐसा इशू। हाउ टू डील द सिवियर इन्फेक्शन इन प्रेग्नेंट वुमेन। देखिए सिवियर इन्फेक्शन जो है ना इसकी डिपेंड करता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सिवियर इन्फेक्शन, ठीक है। इफ यू बाय सिवियर इन्फेक्शन यू मीन फेशियल स्पेस इन्फेक्शन, तो देखिए फेशियल स्पेस स्पेस जो इन्फेक्शन होते हैं वो प्रेग्नेंट खवातीन में बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं सिवियर उसमें आते हैं, ठीक है। नॉर्मल पेशेंट से भी ज्यादा वो आपके पास प्रेग्नेंट खवातीन में प्रेजेंट करते हैं। अब उसमें होता क्या है कि इसमें इंसिडेंट ड्रेनेज करनी पड़ती है, इसमें एंटीबायोटिक्स भी देनी पड़ती हैं, पेन आईवी एंटीबायोटिक्स भी देनी पड़ती हैं। तो एंड दे आर डेल्ट विद इन हॉस्पिटल सेटअप, ठीक है। आप क्लिनिक में सीवियर इन्फेक्शन को नहीं ट्रीट कर सकते। प्रेग्नेंट खवातीन को आपने एडमिट करना होता है और सीवियर इन्फेक्शन को हॉस्पिटल में ट्रीट किया जाता है, और हर इन्फेक्शन का अपना प्रोटोकॉल होता है। कॉम्पोजिट फिलिंग्स आर यस दे आर एब्सोल्युटली सेफ इन प्रेगनेंसी, उनका कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है, सो दे आर सेफ। What analgesics are safe for patient if paracetamol is not working in case of extraction in third trimester before referring to OFMS? Sorry, okay. I think आवाज आ रही, मेरे कुछ questions थे, so I'll get back to those questions. Okay. Which analgesics are safe for patient if paracetamol is not working in case of extraction in third trimester? यूजुअली पैरासिटामोल ही हम करते हैं, ठीक है, पेशेंट को बेसिकली हम वही देते हैं। लेकिन आपके पास अगर पेशेंट चेयर पे है तो आप लोकल एनेस्थीसिया भी लगा सकते हैं पेशेंट को विद लिग्नोकेन, ठीक है। और आप पेशेंट को इमीडिएटली ओएमएफएस के पास भेजें ताकि पेशेंट को अगर हमने आईएम इंजेक्शन देना है तो उसको वो इंजेक्शन दे दे टू बाईपास द ओरल रूट, ठीक है। तो यूजुअली हम पैरासिटामोल को ही सेफेस्ट कंसिडर करते हैं इन लास्ट ट्राइमेस्टर। लोकल विद एड्रेनलिन इज सेफ इन एक्सट्रैक्शन, यस लोकल विद एड्रेनलिन इज एब्सोल्युटली सेफ, आप दे सकते पेशेंट को। यस यू हैव टू बी केयरफुल कि 5 mg पर केजी आपने देना है, नॉट मोर देन 5 mg पर केजी, ठीक है। आपने मैक्सिमम डोज जो है ना आपने रखनी ही इस तरीके से पेशेंट की कैलकुलेट करनी है कि पेशेंट का वेट, एंड ऑब्वियसली प्रेगनेंसी में वेट वैसे भी ज्यादा होता है। तो मैं आपको कार्ट्रिजेस की उसमें बता देती हूँ कि 1.8 ml के अगर आप कार्ट्रिजेस यूज कर रहे हैं तो मैक्सिमम आप 4 to 5 कार्ट्रिजेस तक जाएं, इससे ज्यादा मत यूज, ठीक है। Then we have few questions from the WhatsApp that what oral health changes should we generally expect during pregnancy? देखिए प्रेगनेंसी में ओरल हेल्थ जो चेंजेस आपके पास आ रहे होते हैं उसमें बहुत सारे होते हैं, जिसमें आपके पास गम्स ब्लीड बहुत इजीली करेंगे, आपके पास अल्सर्स बहुत इजीली फॉर्म होंगे, आपके पास बैड ब्रेथ बहुत इजीली बनेगी जो इसे हेलिटोसिस कहते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी के ट्यूमर्स बनने के चांसेस बहुत होते हैं। प्रेगनेंसी ट्यूमर्स जो हैं वो ज्यादातर गम्स पे बनते हैं, गम्स अंदर की साइड पे भी बाहर की साइड पे भी, तो प्रेगनेंसी ट्यूमर्स बनने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा फेशियल स्पेस इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत होते हैं।
यानी दांत में इन्फेक्शन होता है, लेकिन वो इन्फेक्शन फेशियल स्पेसेस में चला जाता है, जो कि इवन हमने तो ऐसे भी केसेस देखे जिसमें पेशेंट के मसल नेक्रोज हो गए थे, एंड वी हैव टू ट्रीट दैट पेशेंट अंडर जीए आफ्टर एवरी वीक जनरल एनेस्थीसिया। एक एक 3 3 दिनों के बाद हम उसको जनरल एनेस्थीसिया में उसके स्कैल्प से हमने उसका इन्फेक्शन रिमूव किया था। सो यस, पेशेंट के बहुत सारे जो है ना वर्स पिक्चर भी आ सकती है, और जो नॉर्मली चेंजेस जो आ रहे होते हैं, जो नॉर्मली एब नॉर्मल चेंजेस, उसमें यही है कि जिंजिवाइटिस होगा, गम्स की स्वेलिंग होगी, ब्लीडिंग होगी, बैड ब्रेथ होगी, पेरियोडोंटाइटिस होगा, अगर कोई इंफेक्शन पड़ी हैं तो जैसे अकलदाड़ वगैरह, तो वो भी इन्फ्लेम्ड और इन्फेक्टेड होंगी। Another question, how can we advise our patients to maintain good oral hygiene during pregnancy? तो यस, यू हैव टू एडवाइस देम। पहले तो आप उनकी, जो आपके पास आप कर सकते हैं, स्केलिंग पॉलिशिंग करें उनकी, ठीक है। जिस दांत पे फिलिंग की जरूरत है फिलिंग करें, ठीक है। उन्हें फ्लोराइड की जरूरत है, गो फॉर फ्लोराइड। इफ यू थिंक उन्हें आरसीटी की जरूरत है किसी दांत में, गो फॉर आरसीटी, ठीक है। कोई एक्सट्रैक्शन करनी है, कोई बीडीआर पड़ी है, टेक दैट आउट, ठीक है। कोई भी ब्रोकन डेंटल रूट पड़ी है, निकाल दें। इसके अलावा आप पेशेंट को क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉशेस दें, ठीक है। वो कितने टाइम ब्रशिंग करती है, ब्रशिंग की टेक्निक बताएं, प्रॉपर ब्रशिंग कैसे की जाती है, ओरल जेल्स उनको बताएं वो कौन से यूज कर सकते हैं। तो आपने ये सारी चीजें उन्हें बतानी है, और वो आपको विजिट करती रहे रेगुलरली। Another question, what signs of oral health problems should I ask my pregnant patient to watch out for? एक तो ये, अगर देखिए कैलकुलस है पेशेंट के मुंह में, राइट अवे गो फॉर स्केलिंग, ठीक है। क्योंकि आप एक कॉज ऑफ इन्फेक्शन खुद ही पेशेंट के मुंह में छोड़ रहे हैं, तो आपने सबसे पहले कैलकुलस वगैरह रिमूव करना है, स्केलिंग और पॉलिशिंग उसकी उसी टाइम करनी है आपने, ठीक हो गया। इसके अलावा जो ओरल साइंस आपको जो प्रॉब्लम्स इसके अलावा नजर आ रहे हो, अगर जिंजिवाइटिस है एसोसिएटेड विद कैलकुलस है, तो आप उसको क्लीन करें, ठीक है। लोकली क्लोरहेक्सिडिन जेल अप्लाई करें, ठीक हो गया, आफ्टर स्केलिंग पॉलिशिंग। इसके अलावा आपने देखना है, अगर पायोजेनिक ग्रेनुलोमा आ गया, ठीक है, अगर जो पायोजेनिक ग्रेनुलोमा विच इज अ प्रेगनेंसी ट्यूमर, अगर वो आपको नजर आ रहा है मुंह में, तो आपने उसको रिमूव करना है, ठीक है। और उसको बायोप्सी के लिए भेजना भी होता है, ठीक है। तो अगर आप खुद, इफ यू आर वेल ट्रेन्ड इन इट, तो आप उसको रिमूव करें और उससे बायोप्सी के लिए राइट अवे हिस्टोपैथ के लिए भेजें। लेकिन अगर आप खुद नहीं रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि पायोजेनिक ग्रेनुलोमा काफी बड़ा हो जाता है और पेशेंट के दांतों के अंदर आ रहा होता है, एंड इट इज अ वेरी वैस्कुलर ट्यूमर, तो उसमें ब्लीडिंग भी बहुत ज्यादा होती है। तो आपने वो ट्यूमर अगर खुद रिमूव कर सकते हैं खुद करें, अदरवाइज आपने मैक्सिलोफेशियल को रेफर कर देना है, ठीक है। इज इट सेफ टू यूज वाइटनिंग एजेंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? देखिए, वाइटनिंग एजेंट्स आप टॉपिकली अप्लाई कर रहे होते हो, एनीथिंग इफ यू आर अप्लाइंग टॉपिकली, अनटिल अनलेस उसमें वाइटामिन ए ना हो, रेटिनॉइड्स वगैरह ना हो, इट इज सेफ टू यूज, ठीक है। क्योंकि वाइटनिंग प्रोसीजर में आपके पास वाइटनिंग एजेंट्स में हाइड्रोजन पेरोक्साइड होते हैं, और 40% हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगी, ऑब्वियसली डिपेंड करता है कितनी परसेंटेज हम यूज कर रहे हैं। तो वो आप दांतों पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर तो पेशेंट को पहले से सेंसिटिविटी की कंप्लेन है, तो फर्स्ट ट्रीट हर सेंसिटिविटी, आप उनकी पहले सेंसिटिविटी को ठीक करें, उसके बाद गो फॉर वाइटनिंग प्रोसीजर। वाइटनिंग प्रोसीजर की कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं दी गई प्रेगनेंसी में। अननेसेसरी ट्रीटमेंट्स जो है ना, वो आपने नहीं करना। देखिए, प्रेगनेंसी में आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि आपने पेशेंट की नेसेसरी ट्रीटमेंट, ठीक है, ओरल हेल्थ केयर से रिलेटेड नेसेसरी ट्रीटमेंट्स करनी है, अननेसेसरी ट्रीटमेंट्स नहीं करनी। वाइटनिंग प्रोसीजर इज एन एस्थेटिक प्रोसीजर, ये वो बाद में भी करवा सकती हैं, आपने उसको प्रेगनेंसी में करने की जरूरत नहीं है स्पेसिफिकली। वाई टू पुट योर पेशेंट एट रिस्क एंड योर सेल्फ एट रिस्क, ठीक है। जो जिस प्रोसीजर को आप बाद में कर सकते हैं उसे बाद में करें, एसेंशियल प्रोसीजर्स आप करें, ठीक है। जो रूटीन के प्रोसीजर्स हैं वो करें, वाइटनिंग आप डेफर कर दें आफ्टर प्रेगनेंसी, जब वो लेबर के बाद। Another question, which drugs are safe for consumption for pain management during pregnancy? तो देखिए, ज्यादातर सेफ होती है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल में ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं कि पैरासीटामोल की डोजेज सही नहीं देते। पैरासीटामोल की जो डोजेज है, जो उसकी रिकमेंडेड डोजेज है, वो होती है 2 टैबलेट्स 4 आवरली 4 टाइम्स अ डे, ठीक है। तो पैरासीटामोल की पहली बात तो एक टैबलेट असर नहीं करती, ज्यादातर लोग प्रिस्क्रिप्शन में एक टैबलेट का कह देते हैं, तो एक टैबलेट उस पर असर नहीं करती है पेशेंट पे। यू हैव टू गिव एटलीस्ट 2 टैबलेट्स, ठीक हो गया, 4 टाइम्स अ डे एंड 4 आवरली।
नॉट मोर देन 4 times a day। तो पैरासिटामोल की रिकमेंडेड डोजेज इस तरह आप अगर पेशेंट को देंगे तो डेफिनेटली उस पर इफेक्ट करती है। गिवन दैट की जो लोकल कॉज है, अगर उसका कोई ऐसा दांत है जिसकी आरसीटी करने वाली है, तो काइंडली उसकी आरसीटी आप कर लें एंड देन medicate the patient। So I think this is it for now। So thank you so much everyone for attending this webinar and making this webinar possible। आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं, अगर किसी को अपॉइंटमेंट चाहिए, कंसल्टेशन चाहिए, मजीद कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो यू यू हैव माय नंबर। आप उस पे हमें मैसेज कर सकते हैं, उस पे कॉल कर सकते हैं एंड माय टीम विल गेट बैक टू यू। तो थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखें एंड आई होप दिस वेबिनार वाज was useful for you and informative for you। एंड अपना फीडबैक आप लोगों ने जरूर देना है। आप लोगों को हम अपना फीडबैक फॉर्म आपके साथ शेयर करेंगे, तो उस पर लाजमी आप लोगों ने अपना फीडबैक देना है, so that in future we make these webinars more fruitful। and I apologize for any glitches in the internet। so thank you so much, अपना ख्याल रखें, शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज।